अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आप देख रहे हैं मशहद की सूरत हाल डॉक्टर अली सलमान के साथ, और मैं हूँ आपकी होस्ट मसरत परवीन। इस एपिसोड पे हम बात करेंगे आईएमएफ लोन प्रोग्राम की जैसे कि अकॉर्डिंग टू द सोर्स आईएमएफ की जो टीम है वो पाकिस्तान पहुँच चुकी है। उन्होंने मुज़ाकरात भी किए और ये भी कहा कि वो न्यू गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार भी हैं। उन्होंने जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसकी भी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि दे डिड वेल, और मुज़ाकरात में उन्होंने कुछ कड़ी शराइत भी रखी। ये जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, जो लास्ट हमारा जो कंप्लीशन है, सक्सेसफुल कंप्लीशन, जो भी क्राइटेरिया था, जो रिक्वायरमेंट्स थी, वो पाकिस्तान ने पूरी की। एंड पाकिस्तान इज़ लाइकली टू रिसीव द नेक्स्ट ट्रांच विच इज़ 1.1 बिलियन। कुछ शराइत भी रखी। आईएमएफ ने कहा कि टैक्स की वसूली के लिए अमला नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी को लेकर आया जाए। रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और रियल स्टेट को टैक्स नेट में लेकर आया जाए। उन्होंने कहा कि फर्टिलाइज़र प्लांट्स को जो सस्ती गैस क्यों दी जा रही है, इस पर उन्होंने इजहार तशवीश किया और कहा कि इंटरनेशनल मार्केट में इजनास की कीमतें मुस्तकीम है तो पाकिस्तान में इजाफा क्यों। इसी चीज़ पर आज हम बात करेंगे अली सलमान के साथ। अली सलमान, जैसे कि जो आईएमएफ का जो हमारे साथ लोन प्रोग्राम था, 24 टाइम्स हम गए, और ये जो है पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो सक्सेसफुल हुआ फर्स्ट रिव्यू हमारा, और सेकेंड रिव्यू की तरफ भी हम जाएंगे जो कि अप्रैल में होगा। लेकिन ये जो जल्द एक्सपायर हो रहा है और हमें जो ग्लास रेंज मिलना है 1.1 बिलियन, उसमें हमें कुछ आईएमएफ से हमारे मुज़ाकरात हुए। कुछ उन्होंने कड़ी शराइत भी रखी और कहा जा रहा है कि जो हमारा सेकंड रिव्यू होगा उसमें और भी उनकी टफ़ कंडीशंस होंगी। जो फर्स्ट रिव्यू उन्होंने कुछ ऐसी शराइत रखी जिस पे हमने भी इनकार किया। जैसे कि मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि उन्होंने कहा कि एनएफसी अवार्ड को रिविज़िट किया जाए। तो जिस पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पहले तो हम सूबों को इस चीज़ पे एग्री करेंगे। जी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने इस चीज़ पे इनकार भी किया क्योंकि आईएमएफ का कहना है कि दिस लीड्स हाई डेट। तो क्या रिविज़िट करना चाहिए? आपका क्या व्यू है इस बारे में? मुसरत, पहले तो हम एक होलिस्टिक व्यू ले लेते हैं, फिर हम एनएफसी के इशू पर आते हैं। इसके ऊपर हम एक सप्लीमेंट्री डिस्कशन भी करते हैं। सबसे पहले बात तो ये कि ये प्रोग्राम नंबर 23 अब आईएमएफ का प्रोग्राम कंक्लूड होने जा रहा है। इसको स्टैंड बाय अरेंजमेंट का नाम दिया गया, और इस प्रोग्राम का तकरीबन ड्यूरेशन 1 साल था। और अब हम फर्स्ट रिव्यू हुआ, वो सेटिस्फैक्ट्री था। अगरचे फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब की जो स्टेटमेंट थी आईएमएफ की डेलीगेशन की आमद के बाद, वो मेरे ख़्याल में थोड़ी लैक ऑफ प्रेपरेशन को शो करती थी, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट को फ़ौरन आईएमएफ कमीशन चीफ ने चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपने शराइत पूरे कर लिए हैं या अपनी कंडीशनलिटीज़ पूरी करनी है। आईएमएफ ने फ़ौरन कहा कि जी ऐसी बात नहीं है, आप पहले हमसे ज़्यादा एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है, उसके बाद हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं। और इसमें अगर हम देखें तो जहाँ तक हम एनर्जी के या टैक्सेशन के जो टारगेट्स की बात करें या एनर्जी के टैरिफ की बात करें, अगर हम सिर्फ नंबर्स देखें तो हमारी परफॉर्मेंस इतनी ख़राब नहीं है। जब भी हमें एनर्जी की टैरिफ बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी तो हुकूमत ने बढ़ाए हैं। गैस के, बिजली के नरखों में काफ़ी इजाफा हो रहा है। टैक्स रेवेन्यू टारगेट की हद तक भी हुकूमत ने परफॉर्म किया है, इसमें कोई शक नहीं है। अगरचे प्राइवेटाइजेशन के ऊपर जो एक दो ट्रांजैक्शंस के अलावा खातिर खा कामयाबी नहीं हुई। पीआईए के ऊपर डिस्कशंस हुई है, काफ़ी उसकी एक तैयारी भी हुई है। लेकिन अभी जैसे हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने कह दिया कि जी हम पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ है, तो प्राइवेटाइजेशन एक मेजर चैलेंज होगा। एक और चीज़ इसके ऊपर आईएमएफ का बड़ा एक सेंट्रल पिलर है उनके प्रोग्राम का, वो एक्सचेंज रेट की मार्केट के असूलों के मुताबिक डिटर्मिनेशन। आपको याद होगा कि इसहाक डार साहब ने इसके ऊपर स्टैंस लिया था कि हम डॉलर की रेट को डिफ़ाइन या ड्राइव या डिक्टेट करने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए उन्होंने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी लिए। उसके लिए उन्होंने एलसीज़ के प्रोसेस को भी स्लो किया। तो काफ़ी तरीके से उन्होंने इस चीज़ को वो मेंटेन किया। तो आईएमएफ के प्रोग्राम का एक बुनियादी नुक्ता ये होता है कि एक्सचेंज रेट शुड बी लेफ्ट टू द फोर्सेस ऑफ द मार्केट। इसमें पिछले कुछ महीनों में हमें एक स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, लेकिन उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरवेंशंस भी हैं।
तो ये वो मेरा ख्याल है कंसर्न्स होंगे आईएमएफ के इस प्रोग्राम के मुताबिक। और जहाँ तक आपने कहा ना कि ये जो एनएफसी अवार्ड की बात की आपने, तो एनएफसी अवार्ड पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम है उसके तहत हम 57% प्रोविंसेस को जाता है हमारे टोटल रेवेन्यू कलेक्शन का। और वो फिर विद इन द प्रोविंसेस अकॉर्डिंग टू अ फार्मूला डिवाइड हो जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन की में जब स्पेशली आफ्टर 18th अमेंडमेंट ये लिख दिया गया है कि ये रेशोज़ इंक्रीज़ तो हो सकती हैं, कम नहीं हो सकती। तो फिर इसीलिए पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से एक तरह से इसके ऊपर रिजर्वेशन आई है कि अगर आईएमएफ ने कहा है कि इसको रिविज़िट किया जाए, लेकिन इसको इस रेशो को रिविज़िट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम ये बात कर सकते हैं कि प्रोविंसेस की अपनी रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी को हम कैसे बेहतर बनाएं, वो एक डिस्कशन में चीज़ आ रही है, उसके ऊपर बात करनी चाहिए। बिल्कुल, और एक्सचेंज रेट को बिल्कुल रियलिस्टिक होना चाहिए। हमने इतना ओवर वैल्यू कर रखा है, मार्केट डिटर्मिनेंट होना चाहिए। और सेकंड ये कि डॉक्टर अली सलमान जो है, हम पीएसडीपी प्रोजेक्ट के लिए भी हम हैवली फॉरेन फंडिंग पे डिपेंड करते हैं। तो वुड यू थिंक कि हमें वाकई इस चीज़ को जो आईएमएफ ने कहा है कि रिविजिट करना चाहिए, क्योंकि करंट सिस्टम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हम दे रहे हैं और इससे डेट भी पाकिस्तान के अब वो टाइम आ गया है कि हम पीएसडीपी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर फ्रीज़ कर दें, क्योंकि अब पाकिस्तान के पास फिस्कल रिसोर्सेज नहीं है कि हम इतने ह्यूज पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को टैक्स पेयर्स मनी से फंड करें। तकरीबन 9 ट्रिलियन रुपीज़ का इस वक्त भी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पाइपलाइन में है। यानी अगर हम आज उसको थियोरेटिकली फ्रीज़ भी करते तो तब भी हमने अगले 8-10 सालों में हमने इतनी फंडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये उन प्रोजेक्ट्स के हैं जो पहले पिछले पीएसडीपी में कमिट हो चुके हैं। तो पहले तो इनको देखने की ज़रूरत है कि अगर उसके ऊपर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नहीं हुई है प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो उनको में कट लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि अब अनफॉर्चुनेटली इसके जो रिटर्न्स हैं इन्वेस्टमेंट के वो पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं, और नेगेटिव रिटर्न्स के साथ अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका नुकसान होगा ज़ाहिर है। तो पीएसडीपी को बहुत क्रिटिकली इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। और एहसन इकबाल जो इस वक्त दोबारा बने प्लानिंग के मिनिस्टर, उन्होंने तो ख़ुद भी कैटेगोरिकली कहा है कि इस वक्त तो हम इवन जो रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट है, सिविलियन फेडरल गवर्नमेंट है, वो भी हम कर्जे के ऊपर चला रहे हैं। पीएसडीपी भी जो ने वो हमारा कर्जे के ऊपर चलेगा, क्योंकि आपका एक क्लोज टू 90% तो आपका वैसे ही डेट सर्विसिंग एंड डिफेंस के ऊपर चला जाएगा। तो ये एक बड़ा ह्यूज चैलेंज बन गया हुआ है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए। इसलिए फिर वो हम बार बार प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि डेट सर्विसिंग और डिफेंस एक्सपेंडिचर वो दोनों फेडरल गवर्नमेंट की डोमेन है। तो ऑल्दो उसका फ़ायदा ज़ाहिर है पूरे मुल्क को होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम के तहत इसकी ज़िम्मेदारी, फाइनेंशियल ज़िम्मेदारी सिर्फ वफाकी हुकूमत की है। बिल्कुल। आईएमएफ ने कहा है कि बिजली और गैस की चोरी के लिए ठोस इकदाम किए जाएँ, और पहले भी इनकी प्राइसेस इंक्रीज़ होती नहीं टू मीट आईएमएफ डेडलाइन, और दोबारा से न्यूज़ आ रही है अकॉर्डिंग टू द सोर्स कि फिर से इंक्रीज़ हो रही है। और उन्होंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को जो है इनको प्राइवेट कर दिया जाए। ठीक। तो आप क्या कहते हैं कि इनको क्योंकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, उनका कहना है कि या तो हम ये सूबों को देंगे या फिर हम इसको प्राइवेटाइज़ करेंगे। तो वुड यू से कि इसको प्राइवेटाइज़ किया जाए या सूबों के हैंड? हमारा जो इकोनॉमिक चैलेंजेस है ब्रॉडली डिफाइन, उसके अंदर आई थिंक पावर सेक्टर के जो चैलेंजेस हैं वो इस वक्त पूरे इकोनॉमिक क्राइसिस का लिंचपिन है। जो इलेक्ट्रिसिटी रेट्स हैं, जो एफिशिएंसीज के इश्यूज़ हैं, लॉसेस हैं, थेफ्ट के इश्यूज़ हैं, इवन रिलायबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर के इश्यूज़ हैं, उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और जनरल इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान हुआ है ओवर द ईयर्स। तो हमने जो इन्वेस्टमेंट की पिछले कुछ सालों में, स्पेशली सीपेक के बाद, वो हमने जनरेशन में की है, जबकि हमने उस तनासब से ट्रांसमिशन में और डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं किया। तो जिसकी वजह से हमारी जो लॉसेस है अभी भी 15 से 20% के करीब कम से कम है, इससे ज़्यादा भी है, लेकिन
कुछ इलाकों में, लेकिन कम से कम इतने हमारे लॉसेस हैं। तो हमारा जो आम कंज्यूमर है, वो चाहे कमर्शियल कंज्यूमर है या वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है या वो डोमेस्टिक कंज्यूमर है, वो एग्रीकल्चर कंज्यूमर है, वो उन तमाम लॉसेस को बेयर कर रहा है। सो अगर 100 रुपये की बिजली प्रोड्यूस होती है जनरेशन के एंड के ऊपर, तो कंज्यूमर तक वो लेट से 80 रुपये की पहुंचती है, लेकिन कंज्यूमर 100 रुपये ही पे करता है, बल्कि उससे ज़्यादा पे करता है, क्योंकि उसके अंदर डिस्कोज के अपने खर्चे भी सारे शामिल हो जाते हैं। तो और डिस्कोज का भी जो मॉडल है वो कॉस्ट ड्रिवन है, यानी वो कंपटीशन ड्रिवन नहीं है, वो कॉस्ट ड्रिवन है। सो उसके मॉडल में ही लिखा हुआ है कि जितने भी अखराजात होंगे, वो चाहे बिजली बनाने के अखराजात हैं या डिस्ट्रीब्यूशन के हैं या ह्यूमन रिसोर्स के हैं, वो सारा ऐड होगा, और जो गवर्नमेंट ने उनको अलाउ किया हुआ है मार्जिन, उसके मुताबिक वो टैरिफ के अंदर बिल्ड होता है, उसके मुताबिक वो बिल्स जनरेट करते हैं, फिर हम उनको पेमेंट करते हैं। तो उनके पास कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं है इस वक्त करंट अरेंजमेंट में डिस्कोस के पास कि वो अपनी एफिशिएंसी को बेहतर करें। अब हम बात करते हैं कि इसका नेक्स्ट सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन के अंदर दो बड़ी बातें इस वक्त, या दो बड़े डिस्कशंस हो रही हैं। एक तो, जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा, कि एक तो प्रोविंशियल अरेंजमेंट है कि जी या हम लेस्को जो है वो लाहौर, वो पंजाब गवर्नमेंट को दे देते हैं, हेस्को सिंध गवर्नमेंट को देते हैं, तो वगैरह वगैरह। लेकिन इससे मसला हल नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर वही है। ये जो आपको मैंने चीज़ें बताई है, ये एक दिन के अंदर तो ना लॉसेस ख़त्म होती, वो हम सिर्फ शिफ्ट कर रहे हैं। तो उससे हमें एक फिस्कल बेनिफिट हो सकता है फेडरल गवर्नमेंट को, क्योंकि जो इस वक्त सब्सिडीज़ है हमारे बजट में, उसका तकरीबन मेरा ख्याल है 700-800 बिलियन रुपीज़ की सब्सिडीज़ है, उसका 80% जो है ना वो पावर से रिलेटेड है। तो वो हम ये कह रहे हैं कि अगर हम ये डिस्कोज़ की सब्सिडी, डिस्कोज़ को प्रोविंशलाइज़ करते हैं, तो बेसिकली जो सब्सिडी देने की ज़िम्मेदारी है वो हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे देंगे। सो जितने भी उस डिस्को के लॉसेस हैं, वो फिर हम शिफ्ट करेंगे टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो उससे मुमकिन है, यानी कि ये फिस्कल स्पेस उसको मिल जाएगी फेडरल गवर्नमेंट को, लेकिन वो जो सेक्टोरल इश्यूज़ हैं वो एड्रेस नहीं होंगे। तो इसके मुकाबले में जो दूसरी अप्रोच है वो प्राइवेटाइजेशन की अप्रोच है। अच्छा, वो भी एक सिंपलिस्टिक अप्रोच है, क्योंकि हमें देखना है कि क्या हमने कंपटीशन उस वक्त लेके आए हैं, क्या हम एक एंटिटी को उठा कर पूरा प्राइवेटाइज़ कर देंगे, तो उससे जो क्या हम कंपटीशन पैदा कर सकेंगे। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन इज़ अ मीन, प्राइवेटाइजेशन का मकसद क्या है? प्राइवेटाइजेशन का एक मकसद ये है कि आपकी जो लॉसेज है, गवर्नमेंट एसओईज लॉसेज हैं, उनको कम करे। दूसरा है कि इसके अंदर प्रोडक्टिविटी लेके आए, इनोवेशन लेके आए, कंपटीशन लेके आए, ताकि हमारा जो कंज्यूमर वेलफेयर है वो इन्हांस हो। तो एक इस तरह का जो करंट अरेंजमेंट है उसमें शायद ये ऐसे मुमकिन नहीं है। तो जब तक कि हम इस चीज़ों को ज़रा एग्ज़ामिन नहीं करेंगे मार्केट की डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस वक्त तक प्रॉब्ली हम अपने जो ये जो हमारी एफिशिएंसी है उसमें कामयाब नहीं होंगे। बिल्कुल ही बड़ा मेजर इशू है जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता पाकिस्तान की इतनी जल्दी जो है ये सॉल्व भी किया जाए। और सेकेंडली कि आईएमएफ ने कहा है कि पाकिस्तान में आप जो है प्लास्टिक करेंसी को लेकर आएँ, क्योंकि जाली करेंसी को ख़त्म करने के लिए। तो ये जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी है, स्विट्ज़रलैंड में भी है, तो उन्होंने काफ़ी हद तक इस चीज़ को ख़त्म किया है। तो आप क्या कहेंगे कि आनी चाहिए प्लास्टिक करेंसी? वैसे मेरे जो नज़र से गुजरी है अभी, वो स्टेट बैंक की एक एक्सप्लेनेशन दी कि उन्होंने अभी इसको ओन नहीं किया, इस बात को, इस सजेशन को। तो दूसरी बात ये कि जहाँ तक करेंसी की सर्कुलेशन का ताल्लुक है या काउंटरफीट करेंसी का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है हमारे ये कोई सिग्निफिकेंट मसला नहीं है। ये मसला आया है, वीडियोस भी इस पे आई हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि कोई आपकी करेंसी सर्कुलेशन का कोई सिग्निफिकेंट पार्ट जाने नोटों में मबनी है, ऐसा नहीं है। तो अभी ये प्रॉब्लम शायद उस सेंस में नहीं, इससे जो बड़ा प्रॉब्लम ज़ाहिर है वो मॉनेटरी एक्सपेंशन का है, उसको हमें देखने की ज़रूरत है कि उसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। सो आई डो नॉट थिंक सो दैट इसकी ज़रूरत है। हाँ, ये ज़रूर हम बात कर रहे हैं और आई थिंक इस पर मेरिट है कि हम अपने ट्रांजैक्शंस को ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलाइज कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल, और उन्होंने क्रिप्टो करेंसी की भी बात की है कि उसको लेकर है, जबकि आईएमएफ ने कहा है और हम इसके अगेंस्ट हैं। हमारा स्टेट बैंक नहीं मानता इस चीज़ को, ना पहले उन्होंने कहा और अब भी। तो आप क्या कहते हैं कि डिजिटल करेंसी को लाना डिजिटल चाहिए? करेंसी शुड बी एन ऑप्शन,
उसके अंदर जो नेसेसरी सेफ गार्ड्स हैं वो बिल्ड करें। अब तो बल्कि दुनिया के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो सेंट्रल बैंक्स खुद क्रिप्टो करेंसीज में जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा मेजर ट्रेंड हम आइंदा आने वाले सालों में देखेंगे कि सेंट्रल बैंक ट्रेडिशनल मनी क्रिएशन से, जिसमें सेंट्रल बैंक भी हैं, प्राइवेट बैंक्स भी हैं, उससे अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और वो खुद भी डिजिटल या क्रिप्टो करेंसी क्रिएशन में जा रहे हैं। सो सूनर और लेटर वी विल नीड टू एम्ब्रेस दैट। हमारे यहाँ चूँकि और रिलेटेड इशूज़ हैं, FATF का इशू है, ट्रांसपेरेंसी का इशू है, टेररिज्म फाइनेंसिंग की वजह से वॉच डॉग्स ऑपरेट करते हैं पाकिस्तान में को, तो वो क्वेश्चन अपनी जगह पर है, क्योंकि इसके अंदर एक एनोनिमस हो जाती है ट्रांजैक्शन क्रिप्टो के जाकर, तो हमें नहीं तो उसकी जो ये फीचर है वो सिक्योरिटी का बायस है, लेकिन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में शायद ये एक्सेप्टेबल ना हो हमारी फाइनेंशियल इस्टेब्लिशमेंट को। तो हैविंग सेड दैट, I think it should be an option for consumers to use cryptocurrency for the future. टैक्सेशन की बात करेंगे, जैसे कि अभी भी प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो, ऐसा होने पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा ऐसा हो फ्यूचर में। और बिजनेस का अगर मैं बात करूँ, जैसे कि टैक्सेशन के हवाले से हर 3 महीने के बाद एक मिनी बजट पेश कर दिया जाता है, न्यू टैक्स पॉलिसीज़ लेकर आ रहे होते हैं वाई गवर्नमेंट। तो एक बिज़नेस लोग प्लान करने से भी, और स्मॉल स्केल अगर हम इंटरप्रेन्योर्स को देख लें तो वो प्लान करने से भी घबराते हैं। तो ये एक बड़ा हर्डल है सिर्फ टैक्सेशन की वजह से, एक न्यू टैक्स पॉलिसी जो है। तो ये इसको देखिए, ना सिर्फ ये है कि बड़ा आपने अहम बात की, ना सिर्फ ये है कि स्मॉल बिजनेसेस, बल्कि अभी मुझे रिसेंटली एक हमारे दोस्त ने बताया है कि पाकिस्तान में जो लार्ज स्केल वेल्थ ओनर्स हैं, जिन्होंने कैपिटल एसेट्स भी डेवलप किए हैं और एक सुपर वेल्दी क्लास है, दे आर लीविंग पाकिस्तान बिकॉज ऑफ द टैक्सेशन पॉलिसी। और लॉ एंड ऑर्डर की वजह से नहीं आ रहे, टेररिज्म की वजह से नहीं आ रहे, वो टैक्स टेररिज्म की वजह से जा रहे हैं। एंड ये जो हमने सुपर टैक्स लगाया, फिर हमने कैपिटल वैल्यू टैक्स लगाया, और ये कहा कि जी आपके जो बाहर के जो एसेट्स हैं उनको भी टैक्स करेंगे 1% के ऊपर। ये बड़ी एक्सटॉर्शनिस्ट पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की ओवर द ईयर्स। अनफॉर्चुनेटली हमने इनमें इजाफा होता देखा है, कमी होते नहीं देखी। एंड दिस हैज़ बिकम अ मेजर डिसइंसेंटिव फॉर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। तो इन्होंने क्या किया कि टैक्स लॉ पाकिस्तान का कहता है कि जी टैक्स लॉ तब एप्लीकेबल होगा जब आप पाकिस्तान में 180 दिन गुजारेंगे साल के, 180 या 180 ज़्यादा। तो अब ये ख़बरें जो आ रही हैं वो ये है कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, वो उन्होंने अपने रेजिडेंट स्टेटस चेंज कर लिया है, वो या दुबई चले गए हैं, या वो थाईलैंड चले गए हैं, या कोई और जा रहे हैं। पाकिस्तान में वो आते हैं, रेगुलरली आते हैं, उनके बिजनेसेस है पाकिस्तान के अंदर, वो काम कर रहे हैं, वो टैक्स दे रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स दे रहे हैं, लेकिन उनका जो पर्सनल इनकम स्टेटस है, इनकम टैक्स स्टेटस है, वो नॉन रेजिडेंट हो गया है। ऐसे बहुत से लोग, यानी वो पाकिस्तान में साल का थोड़ा सा निस्बतन कम हिस्सा गुजारेंगे। तो वो ये जो लॉज हैं जिनका मैंने आपको जिक्र किया, वो फिर उनके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। तो लेकिन ये पाकिस्तान का लॉस है, ऐसे लोगों को हम मजबूर कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान से छोड़ के चले जाएँ। इसी तरह ये जो नए जो बिजनेसेस होते हैं, जो नए बिजनेस में आना चाहते हैं, उनके लिए भी टैक्स एनवायरनमेंट, टैक्स पेइंग का इशू वो एक चैलेंज भी है और हर्डल भी है, मेजर थ्रेट है, मेजर हर्डल है। तो इसको हमें देखने की ज़रूरत है बहुत डेफिनेट क्लोज है। और इसको अभी हमने जो प्राइम इंस्टीट्यूट है, प्राइम और जो पाकिस्तान का बड़ा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है पाइड, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकनॉमिक्स, तो पाइड प्राइम मिलकर आजकल हम टैक्स रिफॉर्म्स के सेट ऑफ प्रपोजल्स पे काम कर रहे हैं, जिसमें हमने ये तमाम जो एग्जिस्टिंग प्रपोजल्स हैं उनका रिव्यू किया और कोशिश करें कि एक ऐसा प्रपोजल सामने आए जिसके ऊपर सबका इत्तेफाक हो सके। सो मुझे उम्मीद है कि कुछ दिनों में हम उसको पब्लिक कर सकेंगे। डॉक्टर अली सलमान, जैसे कि IMF हमसे हमेशा कहता चला है, जितने भी हमारे उनके साथ लोन एग्रीमेंट हुए, कि अपने रिजर्व बढ़ाएं, और हम वो लोन लेकर रिजर्व बढ़ाते हैं, उस गैप को फिल करते हैं। हाँ, और हम एक्सपोर्ट को क्यों नहीं, क्योंकि जो कुछ लिमिटेड सेक्टर हैं हम उनको जो प्रमोट करते हैं, उनकी भी कुछ इतनी ख़ास कंट्रीब्यूशन नहीं है एक्सपोर्ट में, उनकी भी नेगेटिव परफॉर्मेंस है। और गवर्नमेंट इस चीज़ को क्यों नहीं सोचती कि वो बजाय लोन के
एक्सपोर्ट की तरफ आए, या और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको लाया जाए सामने और हम जो है अपने रिज़र्व जो है वो उसको बढ़ाएं? एक तो ये कि मेरा ख्याल है कि इसमें क्लैरिफाई होना, हमें क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट जैसे सोचती तो ज़रूर है, कंसर्न तो गवर्नमेंट होती है, या गवर्नमेंट के लोग कंसर्न होते हैं कि हम रिज़र्व को बिल्टअप करने के लिए हमें फॉरेन डिपॉजिट्स लेने पड़ रहे हैं, हमें लोन्स लेने पड़ रहे हैं, हमें IMF लेना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आइडियली इन अ डेवलपिंग एंड ग्रोइंग इकोनॉमी हमारे जो रिजर्व्स बिल्ड अप है दे शुड बी ड्रिवन बाय एक्सपोर्ट्स, इनकम और रेमिटेंस भी हम कह सकते हैं उसके अंदर है। लेकिन वो शॉर्टफॉल है सिग्निफिकेंट, हमारा जो एक्सटर्नल पेमेंट्स हैं और जो हमें पेमेंट आ रही है डॉलर पेमेंट इस वक्त जो करंट अकाउंट है उसके अंदर तो बहुत बड़ा गैप है। तो अब इसको एड्रेस करने का जो एक स्ट्रक्चरल तरीका वो तो हमने शुरू में बात की, वो एक्सचेंज रेट की एडजस्टमेंट है। एक्सचेंज रेट की जो मार्केट बेस्ड अलाइनमेंट को इंश्योर करती है कि आपके एक्सपोर्ट्स चीपर रहे और इम्पोर्ट्स महंगे हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर ऑटोमेटिकली जो रिसोर्सेज की एलोकेशन है वो डोमेस्टिकली अलाइंड होती है और वो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कंट्रोल में रहता है। तो एक तो हम पॉलिसी में हम गड़बड़ कर देते हैं, वो पॉलिसी को हम ऑनेस्टली परसू नहीं करते, उस पॉलिसी के अंदर आ जाती हैं चीज़ें। दूसरा ये कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना वो एक लॉन्ग टर्म फिनोमेना है। अब हमने ये देखा कि आपकी इंपोर्ट कंट्रोल की वजह से, इंपोर्ट जो रिस्ट्रिक्शन लगी 2022 में अंडर मिफ्ता, इस्माइल एंड इसहाक डार, उनकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स भी नेगेटिवली तो असर हुई और इसके साथ हमारी रेमिटेंस भी नेगेटिवली इफेक्ट हुई, because people stopped sending money when they knew कि they can get a better rate from the informal hundi channel and other channels। तो ये हमने अपना नुकसान किया इस तरह की पॉलिसीज़ को बनाकर। तो शॉर्ट टर्म में तो सोल्यूशन यही है कि आप एक्सचेंज रेट को एक्सप्लॉइट ना करें किसी भी ज़रिए से, और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये है कि आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएं। मार्केट में जो डिस्टॉर्शंस है वो हमने लगाई हुई है, हमने अपनी इंपोर्ट को बहुत ज़्यादा टैक्स किया हुआ है, उसको नीचे लेके आए। जैसे ही हम इंपोर्ट टैक्सेशन को नीचे लेके आएंगे, सो जो हमारे इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं वो ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे रॉ मटेरियल्स सो दैट दे कैन प्रोड्यूस। उन्होंने देखेंगे किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट ने रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करके अपने घर में गोदाम में तो नहीं रखना। जब भी रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड्स जब इंपोर्ट होगी तो उसका मकसद होगा कि किसी न किसी प्रोडक्ट के अंदर वो इस्तेमाल होगी और वो बिकेगा, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर बिके या पाकिस्तान से बाहर बिके। तो हमने पहली स्टेज के ऊपर हम उनको स्टॉप कर देते हैं बाय पुटिंग दोज इंपोर्ट टैक्सेशन, एडवांस टैक्सेशन, एडवांस सेल्स टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी, यू नेम इट। तो और उसके बाद फिर हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं ये नहीं होगा। तो समय पहले आपको मैंने एक्सचेंज रेट का बताया, दूसरा मैंने आपको ये जो टैरिफ टैक्सेशन की जो डिस्टॉर्शंस हैं उनको रिमूव करना चाहिए। तो ये शॉर्ट टर्म में हो सकता है, ये विद इन मंथ्स ये चीज़ें हो सकती है, उसके रिजल्ट्स आ सकते हैं। लेकिन जो प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी वो ज़रा एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, उसमें अगर हम डायरेक्शन को ठीक करें तो उसका रिजल्ट आते आते 5 से 10 साल लग सकते हैं। बिल्कुल, और फॉरेन फंडिंग भी उस वक्त काम करती है जब आपकी गवर्नमेंट का एक डेवलपमेंट विजन हो। अभी भी फाइनेंस मिनिस्टर का जो एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि PIA को जो है प्राइवेटाइज करना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, और गवर्नमेंट का काम है जो है पॉलिसी फ्रेमवर्क देना, उसकी कंटिन्यूटी देना, ना कि बिजनेसेस में खुद को इन्वॉल्व करना। ये उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। और दूसरा ये कि उन्होंने ये भी कहा कि जो रोल ओवर हम ये जो चल रहा है पाकिस्तान में, इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। अब देखते हैं कि ये बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जा रहे हैं जो हमारा भी एक विज़न है, हम भी यही चाहते हैं, लेकिन अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन ये एक मेन क्वेश्चन है किस हद तक होती है कि हम इन चैलेंजेस को किस हद तक ओवरकम कर सकते हैं। आई एग्री। जस्ट ब्रीफली मैं कहूँगा कि उस इम्प्लीमेंटेशन की जो प्री कंडीशन है वो है ओनरशिप और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जितनी ही हम इनकी कैपेसिटी को बेहतर करेंगे, हमारी अगर प्रोफेशनल मैनेजर्स होंगे इस प्रोग्राम को रन करने के लिए,
इस वक्त हमारे जर्नलिस्ट बैठे होते हैं जो कि इस डोमेन के अंदर स्पेशलाइज नहीं होते। अगरचे सिविल सर्वेंट्स में बहुत कैपेबल और बहुत लाइक लोग होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये एक डेट मैनेजमेंट को अगर आप कह लें तो डेट मैनेजमेंट एक पूरी फील्ड है। तो डेट मैनेजमेंट का ऑफिस भी है। तो इस तरह की चीज़ों को हमें बिल्ड करने की ज़रूरत है ताकि ये प्रोग्राम को हम प्रोफेशनली मैनेज करें। तो ओनरशिप इज़ इम्पॉर्टेंट which will lead to an implementation which will lead to then reform and will develop. मेरा आपसे एक बड़ा एक मेन क्वेश्चन है। हम 23 टाइम्स IMF के पास गए, इंडिया भी गया और उन्होंने वही टफ कंडीशंस को फॉलो किया और अब हमसे बहुत बेहतर हैं, बहुत आगे भी हैं। तो मेरा जो मेन सवाल है, द क्वेश्चन इज़ कि हम 23 टाइम्स गए हैं, ठीक है, एंड हैज़ पाकिस्तान लर्न any lesson from its previous 23 arrangement loan program with IMF? That's a great question. I mean, there is a sense of an answer in this question कि जिन countries ने तो learn किया है, तो जैसे आपने इंडिया की मिसाल दी, तो they have not gone back to IMF. After ownership of the agenda, then we need to have our own programs of economic growth and economic transformation. लेकिन IMF के पास बार बार जाने का मतलब ये है कि जो सिकनेस है या जो डिज़ीज़ है इकोनॉमिक बॉडी के अंदर हमारे मुल्क की, वो एड्रेस नहीं हुई है। तो उस हमने एक थोड़ा लाइफ लाइन हमें मिल जाती है, अगर उस लाइफ लाइन के बाद हम कुछ उसको एड्रेस नहीं कर पाते तो डेफिनेटली उनकी अपने एक प्रोग्राम की ज़रूरत है, जिसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़, पाकिस्तानी थिंक टैंक्स, प्राइवेट सेक्टर वो ओन करे और फिर उसको सपोर्ट। सेकेंड रिव्यू की बात करेंगे ऑफ इट्स IMF की जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट। कहा जा रहा है कि बड़ी टफ शराइत होंगी और हमें मानना भी पड़ेगा क्योंकि हम डिफ़ॉल्ट में तो जाना नहीं चाहते। फर्स्ट रिव्यू ये भी हमारा पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ये सक्सेसफुल कंप्लीशन की अगर हम बात करें तो ऐसा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे कि डिफ़ॉल्ट में जा रहा था तो हमें तो वो शराइत। वैसे थोड़ा सा मैं आपको इंटरवीन कर रहा हूँ कि 2013 में जो हमने प्रोग्राम लिया था IMF में, वो भी हिस्ट्री में कामयाब प्रोग्राम भी कंसिडर किया जाता है। मिड वे में टर्मिनेट हो जाते थे टफ शराइत की वजह से। जी, लेकिन जो 2013-17 वाला प्रोग्राम था, जो इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने इस प्रोग्राम को कंक्लूड किया कामयाबी के साथ। उसमें वेवर्स मिले हैं IMF से, लेकिन बहरहाल ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि हमें ये पहले दफ़ा ऐसा हुआ कि हमने इसको सक्सेसफुल किया और फॉर्मली इसके ऊपर अभी सर्टिफिकेट हमें नहीं मिला, अभी द ज्यूरी इज़ आउट। तो वो भी हम डिस्कशन देख रहे हैं, रिपोर्ट होती है जी जी। उसके बाद हम ये जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोग्राम किस हद तक कामयाब हुआ। सो आई थिंक लेट्स होल्ड ऑन आवर जजमेंट फॉर दैट। ओके, और जो सेकंड रिव्यू होगा वो 3 साल के लिए होगा और फर्स्ट साल में हमें जो है उसके पहले 3 महीनों में बजट भी पेश करना होगा, वो पास भी करवाना होगा हमें। और पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि मिड टर्म होना चाहिए प्रोग्राम और IMF कह रहा है कि लॉन्ग टर्म होना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे कि मिड टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो होना चाहिए और उसकी कंप्लीशन किस हद तक पॉसिबल है? आई थिंक व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि उस प्रोग्राम के हम पैरामीटर्स किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, और जिसमें मैंने कहा कि हम प्रायोरिटीज़ क्या रखते हैं, उससे हम जो हमें ख़ुद स्टेप्स लेने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ रिफॉर्म्स, वो हम कितना जनरेट करते हैं। पाकिस्तान में कोई वेल्थ की कमी नहीं है, हमें 5-6 बिलियन डॉलर के लिए हमें इतने पापड़ जो बेलने पड़ते हैं, अगर उससे बहुत बेहतर है कि हम अपने इन्वेस्टर्स, अपने सेवर्स, अपने जो रिच इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके पास जाएं, उनके साथ बैठें कि जो एक तरह से लॉक्ड कैपिटल पड़ा है, ना सिर्फ बल्कि लॉक्ड है बल्कि वो बाहर भी आ रहा है। एक तो पाकिस्तान के अंदर लॉक है मुख्तलिफ शक्लों में, डॉलर्स की शक्ल में, रियल एस्टेट की शक्ल में, और उस पर और बाहर भी जा रहा है, दुबई जा रहा है और मुल्कों में जा रहा है। तो हमें उसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है। ये है हमारा लॉन्ग टर्म प्रोग्राम जिस पे हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अली सलमान। लेट्स सी कि क्या होता है एडिशनल फंडिंग के बावजूद भी क्या पाकिस्तान इकोनॉमिक चैलेंजेस से बाहर आ सकता है, इन्फ्लेशन को किस हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, कंज्यूमर पर कितना बर्डन पड़ेगा,
ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और डेट रिस्ट्रक्चरिंग या हम डेट रीपेमेंट को किस हद तक कवर कर सकेंगे, बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी हैं। लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो IMF की शराइत जितनी भी टफ है उसको मान रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। इफ़ यू वांट टू वॉच मोर एपिसोड लाइक दिस, सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट ऑन पाकिस्तान इकॉनमी। अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।